In this video, we will discuss Keynesian theory of employment. John Maynard Keynes was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles and was one of the most influential economists of the 20th century. During the Great Depression of 1930s, Keynes spearheaded a revolution in economic thinking, challenging the ideas of neoclassical economics that held that free markets would, in the short to medium term, automatically provide full employment, as long as workers were flexible in their wage demands. He argued that aggregate demand, total spending in the economy, determined the overall level of economic activity, and that inadequate aggregate demand could lead to prolonged periods of high unemployment. Keynes advocated the use of fiscal and monetary policies to mitigate the adverse effects of economic recessions and depressions. He detailed these ideas in his magnum opus. Magnum opus means the best work that a writer has produced. He detailed these ideas in his magnum opus, The General Theory of Employment, Interest and Money, also called General Theory, published in 1936. First is the introduction of this theory of employment. This theory of employment is given by Lord J.M. Keynes in his book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. केन्स ने ये थ्योरी दी है अपनी बुक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में ये बुक आई है. According to Keynes, the equilibrium level of employment is determined at the point of effective demand. That is, at a point where aggregate demand AD, that is C plus I, is equal to aggregate supply, that is AS. तो Keynes के according जो एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कहाँ पर होता है? वेयर द पॉइंट इज द इफेक्टिव डिमांड. व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? वेयर एडी इक्वल्स टू एएस. नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल बिफोर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो केन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है. क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग तो जो इक्विलिब्रियम है ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही हो सकता है और कहीं नहीं होता. बट केन्स ने ये किया है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो. एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग एग्रीगेट डिमांड. तो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होने से फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम है, इसलिए हम अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं. एंड एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए केन्स ने सजेस्ट किया है थ्रू राइज इन इन्वेस्टमेंट. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ assumptions.
First assumption, money also acts as a store of value. जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन था, मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्सचेंज का मीडियम था, बट केन्स के अकॉर्डिंग लोग मनी को स्टोर करके भी रखते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मीनिंग है? मनी को जब हम बोलते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या मीनिंग है? सपोज एक फार्मर है, उस फार्मर ने सपोज राइस प्रोड्यूस किए, तो फार्मर के पास है राइस। अब फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने इस राइस को सेल कर दिया, और उस राइस को सेल करके उसके पास आई मनी। तो इस मनी से फार्मर ने क्या किया? सपोज करो इस मनी से फार्मर ने ले लिया ट्रैक्टर। तो पहले फार्मर के घर में राइस थे, अब फार्मर के घर में है ट्रैक्टर। तो ये दो चीजों की एक्सचेंज हो गई। हुई कैसे? थ्रू मनी। यहां पर मनी है, तो मनी के थ्रू ये एक्सचेंज हुई। पहले फार्मर के पास राइस थे उसके घर में, अब उसके घर में है ट्रैक्टर। तो ये दो गुड्स की जो एक्सचेंज हुई, पहले क्या होता था, मनी की एवोल्यूशन से पहले दो गुड्स की एक्सचेंज आपस में ही की जाती थी। दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड। बट मनी इंट्रोड्यूस होने के बाद अब ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो मनी के थ्रू होती है। राइस पैदा किए, उसको सेल करके मनी आई, मनी से हमने ट्रैक्टर लिया। तो हमारे घर में पहले राइस थे, अब हमारे घर में ट्रैक्टर है। तो ये जो चीज़ें आपस में एक्सचेंज हुई, ये हुई मनी के थ्रू। दैट इज द फंक्शन मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग एक ही फंक्शन था मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट केन्स के अकॉर्डिंग जो मनी का फंक्शन है वो एक और है, दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो केन्स ने एक और फंक्शन ऐड किया है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसका क्या मतलब है? जैसे सपोज इस फार्मर ने राइस सेल करके जो मनी अर्न की, सपोज इसने मनी अर्न की 100, और ट्रैक्टर पर जो इसने मनी लगाई, सपोज वो इसने मनी लगाई 80, तो 20 रुपीज इसने सेव कर लिए, जिसको हम कहते हैं, देखो अगर हम इस सेविंग को डिपॉजिट करवा दें बैंक में, फिर हम इसको स्टोर नहीं कहेंगे। तो अगर हम इस 20 रुपीज को अपने पास कैश रख लें, दैट इज नोन एज द स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने क्या किया? एक 20 रुपीज के रूप में एक वैल्यू को स्टोर कर लिया, जिससे हम कुछ भी ले सकते हैं इन कैश फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म। तो मनी लोग ऐसे रखते हैं। ये केन्स का एक्सपीरियंस है 1930s का। सेकंड assumption, saving is the function of income, that is S is the function of Y। इसमें भी अगर हम देखें, जो केन्स की assumption है, that saving is the function of income and the relationship is positive। Suppose this is income, this is saving, so this is the relationship। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सेविंग को बढ़ा देंगे। Y1 S1 इनकम बढ़ी, Y2 तो सेविंग बढ़ गई S2। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन। तो S जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है,
इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी। थर्ड assumption, investment is the function of rate of interest and MEC, marginal efficiency of capital। इन्वेस्टमेंट जो है वो MEC का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है केन्स के अकॉर्डिंग। इसका क्या मीनिंग है? व्हेन जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सपोज हमने 100 का लोन लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्रेडिट भी कहते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है 5%। इट मीन्स अगर हमने 100 का लोन लिया तो हमें जो पे करना होगा बैंक को, वो पे करना होगा 105 रुपीज़। अब हम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सपोज करो MEC है 8%, दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि जो 100 रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमें और कितने रुपीज़ अर्न करके देगा, दैट इज द MEC। तो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, इट मीन्स हम अर्न करेंगे 108 रुपीज़, हमने बैंक को देने हैं 105 रुपीज़, देन इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम कब करेंगे? इफ़ MEC ग्रेटर देन R, देन इट इज़ फेवरेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इंटरेस्ट से ज़्यादा अर्न करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देन वी विल इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट होगा। सो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। R के ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, MEC ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो R अगर बढ़ जाए, 8 से ज़्यादा हो, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे ऐसे। अगर MEC ग्रेटर देन R हो तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर MEC लेस देन R हो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ R एंड MEC। Fourth assumption is the short run. According to Keynes, in developed economies, the problem of unemployment is of the short run nature, mainly due to lack of aggregate demand. तो हमें शॉर्ट रन का सलूशन देना है, लॉन्ग रन के लिए हम वेट नहीं कर सकते कि अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Closed economy. So Keynes has assumed that no effect of foreign trade. Closed economy है, suppose constant technology है, suppose no change in technique of production and organization of business. इसमें suppose कोई change नहीं है। suppose perfect competition है economy में, large number of seller buyer, large number of sellers for selling homogeneous product. लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सपोज लेबर ही एक वेरिएबल फैक्टर है शॉर्ट रन में, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो हम लेबर को ही मानते हैं कि लेबर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। तो आउटपुट अगर बढ़ाना है, यू कैन इंक्रीज ओनली लेबर, ये मानना है। तो लेबर हैज़ मनी इल्यूजन। Keynes assumes that labor has the money illusion about real wages. If money wage increases, labor assume that real wage has also increased, thus workers ignore the rise in prices. तो इसका क्या मतलब है मनी इल्यूजन का? इस अजम्पशन को समझो। सपोज हमें मनी वेज जो मिल रहा है, मनी वेज मिला 100। अब इस मनी वेज को जिन चीज़ों के ऊपर हम स्पेंड करेंगे उनकी जो प्राइस है वो सपोज है 5। तो हमारी जो रियल वेज है दैट इज द मनी वेज ओवर प्राइस, तो ये है 20। दिस इज रियल वेज, दिस इज मनी वेज। अब मनी इल्यूजन क्या है? सपोज हमारी मनी वेज
फैक्ट्री ने बढ़ा दी, डबल कर दी, तो लेबर को ये लगता है कि हमारी जो सैलरी है, हमारी जो वेज है वो डबल हो गई। दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर है, इस इंक्रीज इन वेज को कवर करने के लिए वो चीज़ों की प्राइस भी डबल कर देते हैं। तो इसका पता नहीं चलता लेबरर को, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो भी चीज़ें बनाते हैं सभी की प्राइस उन्होंने डबल कर दी। तो आपको उसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई, उसी चीज़ की प्राइस के बारे में पता चलेगा जो चीज़ आप बाय करोगे। जो चीज़ आप बाय ही नहीं करोगे, उसकी प्राइस अगर बढ़ भी गई तो वो आपको पिंच नहीं करेगी। तो इसलिए जो मार्केट में प्राइस है उसको लेबर इग्नोर कर रहा है, उसको पता नहीं चल रहा प्राइस राइज का। रियल वेज जो है लेबर की 200/20, अगर 200/10 अगर हम करें तो 20 ही है पहले जितनी। तो इसको लेबर इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है, या कहो उसको इग्नोरिंग में है। वो पता नहीं चल रहा उसको लग रहा है कि मेरी वेज ज़्यादा है, जबकि अगर हम असल में देखें तो उसकी वेज ज़्यादा नहीं है, उसकी वेज सेम है पहले जितनी। तो अगर थोड़ी बहुत प्राइस डबल भी ना हो, 7, 8, 9 कुछ भी बढ़ेगी, तो उसकी रियल वेज पहले से बढ़ेगी पर डबल नहीं होगी। अगर हम प्राइस को भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो अगर हम प्राइस को डबल कर दिया फिर तो रियल वेज बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए लेबर को ये एक तरह से इल्यूजन है कि उनके वेज बढ़ गए। तो जब उनके वेज बढ़ेंगे तो उसको स्पेंड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो इस इल्यूजन के बारे में केन्स बात कर रहे हैं कि जो लेबरर हैं वो प्राइस राइज को इग्नोर कर देते हैं। These were some assumptions of Keynesian theory. Now Keynesian model. This is the basic Keynesian model, जिसमें सारी Keynesian economics कवर की हुई है। तो इस मॉडल को अगर हम ध्यान से समझें तो सारी Keynesian economics हमें पता चल जाएगी। जो भी केन्स ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक में दिया है वो सारा यहाँ पर समराइज किया हुआ है। First point in this model, that is the level of employment, it depends upon effective demand. Effective demand केन्स ने किसको कहा है? Effective demand उसको कहा है where aggregate demand is equal to aggregate supply. अब एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन करना, एंड यू नो आउटपुट जो होता है प्रोडक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ लैंड, एंड से लिखते हैं हम लैंड को बिकॉज नेचुरल रिसोर्स है। लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का जो फंक्शन है आउटपुट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये इनपुट्स हैं। इनपुट्स के ऊपर जितना खर्चा आएगा, कितने की इनकी प्राइस है, दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर की कॉस्ट, और ये भी एक तरह से कॉस्ट ही होती है जिसको हम एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है आउटपुट, वो इनके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर कॉस्ट एंड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर। मीन्स ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करती है एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि जो आउटपुट होता है वो इन चीज़ों का फंक्शन है। एंड इन द शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू केन्स दीज थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये चेंज नहीं होते, इसलिए इसको हमने आगे एक्सपेंड नहीं किया दोनों पॉइंट्स को। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। नाउ एग्रीगेट डिमांड, अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज़ है? देखो, अपनी कंट्री में, इन एनी कंट्री, अगर हम डिमांड देखें, जो डिमांड है, टोटल डिमांड, किसी भी कंट्री में टोटल डिमांड
कौन कौन करता है, चीज़ों को कौन कौन बाय करता है? कंज्यूमर्स, दैट इज फॉर कंजम्पशन, एंड यू कैन से डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट गुड्स। गवर्नमेंट चीज़ों की डिमांड करती है एंड हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, जो बाहर के लोग हमारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, बट बाहर से हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्ट को हम यहाँ से नेगेटिव लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आके हमारी चीज़ों की डिमांड को कम कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम। दिस इज द हाउसहोल्ड सेक्टर, दिस इज द बिजनेस सेक्टर, दिस इज द गवर्नमेंट सेक्टर, दिस इज द एक्सटर्नल सेक्टर। तो किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होती है वो इन 4 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज नोन एज द 4 सेक्टर मॉडल। बट केन्स ने अज्यूम किया है नो फॉरेन ट्रेड, नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जो केन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हम कितनी कंजम्पशन करेंगे किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम लेवल। हमारा इनकम लेवल क्या है, कितनी हमारी इनकम है, और इसका पॉजिटिव रिलेशन है कंजम्पशन के पास। हाई इनकम मीन्स हाई कंजम्पशन, लेस इनकम मीन्स लेस कंजम्पशन। और दूसरा, हमारी इनकम को स्पेंड करने की प्रोपेंसिटी, हमारी हैबिट्स कि हम कितना किस खर्चा करने वाले हैं। क्या हम अपनी इनकम को सेव करना लाइक करते हैं या हम अपनी इनकम को स्पेंड करना लाइक करते हैं? तो हमारी हैबिट्स कैसी हैं? दैट इज़ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी, फिर भी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। एंड अकॉर्डिंग टू केन्स दीज थिंग्स रिमेनिंग सेम इन द शॉर्ट रन, तभी हमने इसको आगे एक्सपेंड नहीं किया। नाउ इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन आर एंड MEC। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे इफ MEC ग्रेटर देन आर। अगर MEC आर से ज़्यादा होगी तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था assumption में। MEC क्या है? MEC इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज द रोल ऑफ द एक्सपेक्टेशन केन्स हैज यूज्ड इन हिज इकोनॉमिक्स। कितना प्रॉफिट हम कमाने की, अचीव करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कैपिटल गुड बाय करते हैं, कोई मशीन फिट करते हैं फैक्ट्री में, तो उसने हमें अपनी लाइफ टर्म में मशीन ने हर साल आउटपुट देना है, दैट इज़ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और हर साल उस मशीन के ऊपर हमारा खर्चा भी होगा, उसके रिपेयर पे, सर्विस पे, ओवरऑलिंग पे, वियर टीयर पे, तो दैट इज़ द सप्लाई प्राइस। तो इन दोनों के बेस पे हम MEC को कैलकुलेट करते हैं। दोनों के बेस पे MEC को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ इन द सेपरेट वीडियो, दैट इज़ ऑन ओनली MEC। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस के बेस पे ये MEC डिटरमिन होती है। एंड MEC अगर R से ज़्यादा हो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू केन्स, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, सप्लाई प्राइस, दीज थिंग्स रिमेनिंग सेम इन द शॉर्ट रन, तो इनको हम एक्सपेंड नहीं कर रहे। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? अकॉर्डिंग टू केन्स, इंटरेस्ट इज द मॉनेटरी फिनोमिना। It depends upon demand for money and supply of money. Phenomena is a fact or situation that is observed to exist or happen, especially one whose cause or explanation is in question. According to Keynes, interest depends upon demand for money and
सप्लाई ऑफ मनी। केन्स के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है मनी की, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जैसे हमारा जो बैंक है वो है आरबीआई इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए में फेडरल बैंक है, कोरिया में बैंक ऑफ कोरिया है, ऐसे। तो जो भी कंट्री का बैंक है वो मनी सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू केन्स इन द शॉर्ट रन इट रिमेन्स सेम। डिमांड जो करते हैं लोग मनी की, जैसे हमने देखा कि लोग मनी को कैश रख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि फार्मर ने 20 रुपीज़ सेव करके रख लिए, आइडियल सेविंग, जिसको हम आइडियल सेविंग कहते हैं, क्योंकि ये जो सेविंग है ये कुछ कमा कर नहीं दे रही। अगर हम इस सेविंग को बैंक में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें ये 20 के 25 बन जाएंगे सपोज। बट अगर हम इसको घर में कैश रख लेंगे तो ये 20 ही रहेंगे। इसलिए इसको कहते हैं आइडियल सेविंग, पैसिव सेविंग यू कैन से। तो लोग इसको स्टोर करते हैं, लोग इस मनी की डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं मनी की? बिकॉज ऑफ दीज 3 मोटिव्स। तो केन्स के अकॉर्डिंग लोग जब इस मनी की डिमांड करते हैं, मनी को कैश रखते हैं अपने पास, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। कैश मनी को लिक्विडिटी बोल रहे हैं हम। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, लोग प्रेफर कर रहे हैं कैश को रखना, क्योंकि लोगों के ये 3 मोटिव्स हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, डेली डे टू डे जो भी हम चीज़ें बाय करते हैं, हमने कुछ पैसे घर में रखे होते हैं, हमने कुछ भी लेना होता है उसके साथ, दैट इज़ द ट्रांजैक्शन। एंड प्रिकॉशनरी, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टन, हम रिस्क कवर करने के लिए कुछ अमाउंट कैश रखते हैं। देखो एक चीज़ मान के चलो, ये केन्जियन जो थ्योरी है, केन्जियन थ्योरी आई है 1936 में, और आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं 2020 में। आफ्टर 84 ईयर्स हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो उस टाइम सोचो, उस टाइम इतने कोई एटीएम, कोई प्लास्टिक मनी, कोई ऑनलाइन शॉपिंग, कोई या कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम लोग ज़्यादा कैश रखते थे अपने पास। आज अगर आप हमारी इस बात से एग्री ना हो कि लोग नहीं रखते, ओके, हो सकता है आज लोग ना रखते हों, कम रखते हों, बट इन चीज़ों को हम 1936 में जाकर स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे। तो 1936 के ईयर को अगर हम मान के चलें, आज से 80 ईयर्स पहले, तो ये चीज़ें हो सकता है हों, ज़्यादा हों। तो लोग अपनी मनी को रखते हैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, और अनसर्टेनिटी के लिए। कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने पास रखो। दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड बोथ दीज मोटिव्स डिपेंड्स अपॉन इनकम। हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो हम इनको M1 भी बोलते हैं। तो मनी की डिमांड थ्योरी जब हम केन्स की पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में ये आएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको एक ही बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, दोनों को क्लब करके, बिकॉज दोनों इनकम के ही फंक्शन हैं। एंड थर्ड मोटिव इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव मीन्स लिक्विडिटी। तो बहुत सारे लोग अर्न करने के लिए मनी, ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए रिस्क भी लेते हैं, जैसे शेयर बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाना, बॉन्ड्स मार्केट में पैसा लगाना। तो वहाँ पे जो पैसा लगाते हैं लोग ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का, इसका रिलेशन इनकम के साथ है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी का। तो इन 3 मोटिव्स के लिए लोग मनी की डिमांड करते हैं, और इस मनी की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिटरमिन होता है। इन्वेस्टमेंट के बेस पे, कंजम्पशन के बेस पे एग्रीगेट डिमांड डिसाइड होती है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बेस पे अफेक्टिव डिमांड बनती है, एंड उसके बेस पे फिर एम्प्लॉयमेंट बनता है। तो दिस इज द, यू कैन से, केन्जियन ट्री
तो केन्स ने सजेस्ट किया था, जहाँ एक अजम्पशन में और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू केन्स the level of employment can be increased by raising aggregate demand through rise in investment. तो केन्स ने क्या कहा? केन्स ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं, फिर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में केन्जियन एक्सप्लेनेशन में स्टडी करेंगे। और ये जो मॉडल है केन्जियन मॉडल, ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बोल के समझाई है। Now for explanation of Keynesian theory, must watch next part of this video. Thank you. Thanks for watching this video.